10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। हे भगवान, किस कश्मकश में डाल दिया है मुझे। देवराज चौहान के यहाँ नौकरी करके मुझे प्रोसीडिंग्स पर नजर रखनी पड़ रही है और दामिनी की वजह से अंदर भी नहीं जा सकता। हेलो विवेक, देखो मैं भंडारी परिवार और आशियाना को अपना मानता हूं, लेकिन उस परिवार के कुछ लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए मजबूरन मैं अंदर जाने की बजाय बाहर खड़ा हूं। लेकिन ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? इसीलिए क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम अंदर जाने की बजाय बाहर क्यों खड़े हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है हर्ष। मेरी मर्जी, मैं चाहे अंदर खड़ा हूं या बाहर, इससे तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क मुझे नहीं पड़ता विवेक, मगर हाँ दामिनी को बहुत फर्क पड़ता है। आजकल वो जिन हालात से गुजर रही है उसे तुम्हारे साथ की सख्त जरूरत है विवेक। और यही तो वक्त होता है जब एक लड़की अपने साथी से कितनी उम्मीदें लगाए बैठती है, मगर अफसोस उसका साथी होने के बावजूद तुम अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे हो। देखो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, यहां खड़े रहो या अंदर जाओ। इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? भाई, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये केस मैं जीत कर ही रहूं। इतना भरोसा है? अपने आप पर भी और ऑपोजिशन के वकील मोहन पर भी। क्या मतलब? अगर कोई काबिल वकील होता तो शायद मेरे सामने मुश्किलें पैदा कर सकता था, लेकिन मोहन को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी सारी कमजोरियों को पहचानती हूँ। आखिर कई सालों से मेरा पति जो रह चुका है, फेलियर इन लाइफ, इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये केस मैं ही जीतूंगी, और वो भी बहुत आसानी के साथ। चलिए, अगर आप ये केस जीत जाती हैं, तो आपकी फीस के साथ साथ मैं आपको मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। मुझे ये केस जल्दी से जल्दी जीतना पड़ेगा। आजकल वो जिन हालात से गुजर रही है उसे तुम्हारे साथ की सख्त जरूरत है विवेक। और यही तो वक्त होता है जब एक लड़की अपने साथी से कितनी उम्मीदें लगाए बैठती है, मगर अफसोस तुम उसके साथी होने के बावजूद अपना फर्ज नहीं निभा रहे। देखो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, यहां खड़े रहो या अंदर जाओ।
हर्ष के दामिनी से हमदर्दी दोनों के बीच कोई नई बात ना पैदा कर दे। इसके लिए जरूरी है कि भैया और दामिनी के प्यार का रिश्ता बना रहे। भैया। रूपाली, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। कहो। भैया, मुझे लगता है आपको दामिनी का साथ देना चाहिए। क्या? सही कह रही हूँ मैं। अब आप ना समझ तो हो नहीं। अपना अच्छा बुरा आप अच्छी तरह सोच सकते हो। और अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों, अपने करियर को लेकर अब खुद फैसले कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना भैया मैं क्या कहना चाहती हूँ? इसलिए अच्छा होगा भैया कि अपने बारे में आप खुद ही सोचना शुरू कर दीजिए, वरना जिंदगी भर परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। और हाँ, एक बात और, जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जी जाती है, औरों के लिए भी जीना पड़ता है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना चाहिए आपको। अब आपको दामिनी के बारे में भी कुछ सोचना होगा। भैया, वो कोई गैर नहीं है। जिंदगी भर के लिए आपके साथ उसका रिश्ता जुड़ने जा रहा है। एक तरफ देवराज अंकल है जिसकी आप नौकरी कर रहे हो, और दूसरी तरफ दामिनी, आपकी होने वाली पत्नी। भैया, अब फैसला आपको करना है कि आपको किसका साथ देना चाहिए। क्या कह रही थी रूपाली? वो कह रही थी मुझे दामिनी का साथ देना चाहिए। तो तुम दामिनी का ही तो साथ दे रहे हो। मैं दामिनी का साथ दे रहा हूँ? वो कैसे मम्मी? मैं तुम्हें समझाती हूँ। देवराज जी की नौकरी कर रहे हो ना तुम, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तुम्हें। अब शादी के बाद जब दामिनी तुम्हारी पत्नी बन जाएगी तो इसका फायदा उसे भी होगा ना। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मम्मी। इसके बारे में तो सोचकर और परेशान मत हो। देखो बेटा, दामिनी का सिर्फ एक ही आशियाना है। मेरा मतलब है भंडारी साहब के पास सिर्फ एक ही घर है। अगर उनके पास 2-4 और घर होते तो शायद वो इस कदर परेशान नहीं होते। एक बार दामिनी की शादी तुमसे हो जाए, उसके बाद उसके अपने आशियाने से उसका क्या वास्ता? कुछ भी नहीं ना। उसके बाद वो ये समझ जाएगी कि उसका असली आशियाना वो नहीं, ये है तुम्हारा अपना घर। लेकिन मम्मी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं मानती हूँ कि दामिनी समझदार है, होशियार है, पर है थोड़ी सी नादान। वो ये नहीं समझ पा रही है कि उसका असली घर कौन सा है। दामिनी की तरह अपने माता पिता का घर छोड़कर मैं भी आई थी। शादी से पहले मैं भी यही समझती थी कि मेरे माता पिता का घर ही मेरा है। लेकिन शादी के बाद मैं समझ गई कि मेरा असली घर। शादी से पहले मेरे माता पिता की वजह से मेरी पहचान थी, लेकिन शादी के बाद
तुम्हारे पापा की वजह से मेरी पहचान बन गई, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दे। जैसा चल रहा है चलने दे। देखना कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ दिन क्यों, दामिनी से तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। देखना उसके बाद तुम्हारी खुशी में ही दामिनी की खुशी है। और अगर दामिनी ने मुझसे शादी नहीं की तो? वो तुमसे शादी क्यों नहीं करेगी? भला मैं किस लिए हूं? फिर ठीक है मम्मी। सब ठीक हो जाएगा। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं मामा जी? नहीं बेटी, परेशान नहीं, पर मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शीतल उनकी वकील होगी। अगर मामी जी उनकी वकील है तो क्या हुआ मामा जी? दामिनी, तुम्हें तो पता है ना कि तलाक के बाद कितनी तकलीफ हुई है मुझे उसकी वजह से। और पता नहीं पुरानी बातों को केस की शक्ल देकर आखिर वो साबित क्या करना चाहती है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मामी जी के सामने होने की वजह से आप कमजोर साबित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं बेटी, बल्कि अब तो ये केस और भरोसे के साथ लड़ना होगा। परिवार की इज्जत का सवाल है, और परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये लड़ाई तो मुझे जीतनी ही होगी। और परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये लड़ाई तो मुझे जीतनी ही होगी। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए मामा जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामी जी को सामने देखकर आप डर गए हैं? बहू, तुम्हारी मामी जी से मैं डरता तो नहीं, हाँ नफरत जरूर करता हूं। और रही बात बड़ी बड़ी बातें करने की, वो सब तो अदालत में देखा जाएगा। आप जीतेंगे कैसे मामा जी? आज तक तो हर केस आप हारते ही आए हैं। बहू, पिछली बार एक पति अपनी पत्नी के सामने हारा था, पर इस बार मामला एक भाई और एक बहन का है, और इसलिए ये लड़ाई तो मैं जीत कर ही रहूंगा। हेलो। हेलो दामिनी। हाँ बोलो विवेक।
मेरी बात गौर से सुनना। सुन तो रही हूँ। देखो, मैं चाहता हूं तुम ये कोर्ट का चक्कर छोड़ दो। मैं बाहर की बाहर सारा मामला सेटल कर दूंगा। तुम बाहर से बाहर ही मामला सेटल कर दोगे विवेक? बिल्कुल दामिनी। और हाँ, तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें दिलवा देंगे। मेरी बात पर भरोसा रखो। मैं देवराज सर से बात कर लूंगा इस बारे में। किसी को मनाने की जरूरत नहीं है विवेक। तुम अपने देवराज सर को अपने सिर पे बिठा के नाचते रहो। मुझ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे? ये क्या कह रही हो तुम दामिनी? देखो विवेक, देवराज के पास जितने भी हथियार थे वो सब मुझ पे आजमा चुका है। अब उसके पास कोई और हथियार बाकी नहीं है। इसलिए अब वो तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर हमारे रिश्ते को निशाना बना रहा है। इसलिए उसके बहकावे में आना बंद करो और हकीकत को समझने की कोशिश करो। मैं किसी भी कीमत पे ये केस सेटल करने वाली नहीं हूं। ये आशियाना मेरे पापा का था, मेरे पापा का है और मेरे पापा का रहेगा। कह देना उसे, समझे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दामिनी? तुम बेकारी मामले को तूल दे रही हो। मैं मामले को तूल दे रही हूँ? मतलब? जब देवराज अंकल कोर्ट के बाहर ही मामला सेटल करना चाहते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल सकती है दामिनी। वो क्या सेटल करेंगे अजीत भैया? वो तो खुद इस आशियाने पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और रही बात मुंह मांगी रकम की, तो अपने आशियाने को बेचकर अपने पापा के साकार हुए सपने को तोड़कर मैं उस रकम का करूंगी क्या? दामिनी, तुम कुछ करना नहीं जानती तो क्या हुआ, लेकिन हमें इस रकम का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना आता है। तुम तो बस इस मामले को सेटल कर दो। क्यों कर लूं सेटल भाभी? जब मामला कोर्ट तक पहुंच ही गया है तो अब फैसला कोर्ट ही करेगा। मुझे कोर्ट के फैसले पे पूरा भरोसा है। तुम कोर्ट के चक्कर में खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो दामिनी। जो बात घर में रहनी चाहिए थी आज वो अखबारों में छप रही है। मुझे नहीं लगता तुम कहीं हमें मुंह दिखाने के लायक छोड़ोगी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी, या सिर्फ दिव्या को? दामिनी, चीखिए मत अजीत भैया। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि आप ये सब बातें दिव्या की बातों में आकर कह रहे हैं। और आप अखिल भैया, आप सारी बातें भाभी की बातों में आकर कह रहे हैं। दामिनी, सही है भैया, पर ना आप तो कभी आशियाना तोड़ना नहीं चाहते थे ना भैया? चुप रहो दामिनी। चीखिए मत भैया। और रही बात कोर्ट में जाने की बात, तो केस आप
आप लोगों ने दायर किया है, मैंने नहीं। और खानदान की इज्जत आप लोग उछाल रहे हैं, मैं नहीं, समझे?